हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पॉइंट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट आ चुका है आपका पावर शेयरिंग चैप्टर का। हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा था किस तरीके से इथनिक कंपोजिशन बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पूरा हम लोगों ने पूरा वहाँ की डाइवर्सिटी के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था फर्स्ट चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हम इस चैप्टर का जो ये टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से अब श्रीलंका में इस इथनिक कंपोजिशन को इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया गया, वहाँ के लोगों को किस तरीके से एकोमोडेट किया गया, इस बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं। देखिए, हमारा जो श्रीलंका जो है वो आज़ाद हुआ था 1948 में। हमारे हिंदुस्तान के 1 साल बाद यहाँ श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था। और यहाँ पर जो ज़्यादातर इंडिपेंडेंस में जो लीडर जो थे पार्टिसिपेट किए थे वो ज़्यादातर थे सिन्हला कम्युनिटी के थे। कौन कम्युनिटी के थे? जी हाँ, सिन्हला कम्युनिटी के थे। इंडिपेंडेंस में ज़्यादातर जो लीडर थे सिन्हला कम्युनिटी के थे, जिसकी वजह से जब इंडिपेंडेंस इनको मिला तो उनका जो देश का बागडोर जो था वो चला गया सिन्हला कम्युनिटी के पास। अब सोचिए, जाहिर से बात है, जो मेजोरिटी उनका थी, ज़्यादा उनका मेजोरिटी था, जाहिर सी बात सरकार में वही रहेंगे जिनका मेजोरिटी है। तब वो सरकार में आए। अब सरकार में आने के बाद उन्होंने सोचा कि अब हम लोग तो मेजोरिटी में है, क्यों ना अब मेजोरिटिनिज्म के कंसेप्ट को लगाया जाए। मेजोरिटिनिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट में ऐसा माना जाता है कि जो मेजोरिटी के लोग हैं रहेंगे वही उस देश को चलाएंगे। मेजोरिटिनिज्म का एक ऐसा तो मेजोरिटिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें यह माना जाता है कि जो मेजोरिटी के लोग हैं वो उस देश को क्या करेंगे? गवर्न करेंगे। तो उसी तरह अब ये हुआ कि श्रीलंका में ज़्यादातर जो लीडर जो थे उस टाइम मेजोरिटीज़ में कम्युनिटी ज़्यादा उनका क्या था? सिन्हला था। सिन्हला कम्युनिटी के ज़्यादातर लीडर थे, जिसकी वजह से जब इनको आज़ादी मिला तो ज़्यादातर लीडर सिन्हला के थे, तो इनका बागडोर इन्हीं के हाथों में था। तो इन्होंने क्या किया? पहला मेजोरिटीज़ कंसेप्ट लगाया कि इन्होंने दिमाग लगाया इस बात के लिए कि क्यों ना अब हमारा आबादी ज़्यादा है तो हम अपने बारे में सोचें। अब आपको बताते हैं मेजोरिटीज़ में क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप 10 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 10 दोस्त हैं। आपका सडनली प्लान होता है कि चले घूमने चलते हैं। उसमें से 8 दोस्त जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि चलो गोवा चलते हैं। उसमें से जो 2 दोस्त रहता है वो बोलता है शिमला चलते हैं। तो आप सोचिए किस दोस्त का बात माना जाएगा, किस ग्रुप का बात ज़्यादा माना जाएगा? जाहिर से बात है जिनका आबादी ज़्यादा है, जिनका ज़्यादा पावर है आबादी के अकॉर्डिंग, उनको बात माना जाएगा। वही हाल यहाँ पर था आपका श्रीलंका के केस में। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा आबादी था सिन्हला का, ज़्यादा लीडर पार्टिसिपेट इनमें सबसे ज़्यादा थे सिन्हला कम्युनिटी के, जिसकी वजह से जब ये आज़ाद हुआ श्रीलंका तो ज़्यादा जो वहाँ पर कानून बना, जो भी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सिन्हला लोग बना रहे थे। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने ही फ़ायदा के लिए, अपने कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए पूरा कानून बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी वहाँ की थी, तमिल जो थे, श्रीलंकन तमिल जो थे और इंडियन तमिल थे, उनको दबाना शुरू कर दिया गया। जब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि स्टेप क्या क्या सिन्हला ने कैसा कैसा स्टेप लिया अपने सुपरमेसी, अपने आप को सप्रेस करने के लिए, किसी और को दबाने के लिए, अपने आप को उठाने के लिए, सबको दिखलाने के लिए कि आई एम द बेस्ट, वो करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, इन्होंने सिन्हला कम्युनिटी जो थी, उन्होंने क्या किया? कानून लाया 1956 में। यह कानून ये हुआ कि जो सिन्हला लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको सिन्हला लैंग्वेज आना दम कंपलसरी हो गया। आप कोई भी ऑफिशियल वर्क करिएगा तो आपको सिन्हला लैंग्वेज आना ही चाहिए, एनी हाउ। सोचो, अगर हमारे हिंदुस्तान में इतना सारा लैंग्वेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर स्टेट में जाइएगा आपको अलग अलग लैंग्वेज मिलेंगे। अगर बोल दिया जाए कि बंगाली लैंग्वेज आप पूरा इंडिया बोलेगा और पूरा इंडिया को वही लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया जाए तो कितना प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल, हम बिहारी हैं, अगर हम जाएंगे कुछ काम करवाने के लिए, ऑफिशियल काम करवाने के लिए, तो हमको बंगाली करना पड़ेगा। तब बंगाली सडनली कैसे सीखें? अगर आपको बोल दिया जाए कि आज से आपको बंगाली एक ऑफिशियल लैंग्वेज है तो आपको कैसा लगेगा, फील होगा? आप तो बहुत सारी चीज़ से बायकॉट हो जाइएगा, हर ऑफिशियल काम से आप बायकॉट हो जाएगा, क्योंकि आपको तो आता नहीं है। वही केस यहाँ पर हुआ कि 1956 में एक एक्ट लाया गया, एक कानून लाया गया। इस कानून में यह रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज, आप अगर ऑफिशियल लैंग्वेज आप यूज़ करिएगा, कैसा? सिन्हला लैंग्वेज आपको ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करना कंपल्सरी कर दिया, जिसकी वजह से जो आपका जो तमिल जो था वो लैंग्वेज उसको अनदेखा करना शुरू हो गया। आपको मालूम है, ये इंडिया इतना बिग डाइवर्सिटी वाला देश है, फिर भी यहाँ पर कोई ऐसा नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी भी यहाँ तक का नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आप नहीं यकीन होता तो आप गूगल सर्च मार लीजिएगा, हिंदी इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज सब स्टेट का वैरी करता है, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट का पॉपुलेशन क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी तक कोई भी ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं है।
तो ये बताता है कि हमारा देश हिंदुस्तान कितना बड़ा है हर चीज़ के मामले में। मतलब सेकुलरिज्म का बहुत अच्छा पार्ट अगर किसी को सीखना हो तो हमारे देश हिंदुस्तान से सीख ले। अब देखो ये थे आज़ादी बाद में मिला, जब इनको आज़ादी मिला तो ये सब अपना ड्रामा इनका स्टार्ट हुआ। उसके साथ साथ अब कोई भी स्टूडेंट जो वहाँ के थे, वो जो अदर कम्युनिटी के थे, मतलब अदर देन सिन्हेला जो थे, उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। मतलब तमिल को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था। गवर्नमेंट जॉब से उनको बर्खास्त कर दिया गया था। मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब सिर्फ वही मिलेगा जो सिन्हेला बोल पाएगा, अदर देन सिन्हेला वाले को गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाएगा। सोचिए अगर आपको ऐसा लॉ बना दिया जाए कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले, आपका कोई ऑफिशियल वर्क नहीं हो, तो आप कैसा ज़िंदगी जीजिएगा? आप आदिवासी वाला ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दीजिएगा कि आपके पास नौकरी भी नहीं है, आपके पास एजुकेशन भी नहीं है और हर चीज़ से आपको बायकॉट कर रहा सरकार। तो आप उस देश में कैसा फील करिएगा? ऐसा फील करिएगा जैसे कि जेल खाना हो। मतलब भले तो आप आज़ाद हैं लेकिन मेंटली आप आज़ाद नहीं रहेंगे। ऐसा सिचुएशन वहाँ बन गया था तमिल लोग के साथ। अब देखिए उसके साथ साथ जो वहाँ का बुद्धिज्म धर्म था, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने बताया कि जो सिन्हेला जो बोलते थे वो ज़्यादातर जो लोग थे वो थे बुद्धिस्ट। कौन थे? बुद्धिस्ट थे। जिसके वजह से वो बुद्धिस्ट थे, उनको फेवर कर दिया गया। किस चीज़ से फेवर कर दिया गया कि अगर बुद्धिस्ट को कोई मारेगा तो उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न, उसके लिए स्पेशल एक्ट लगेगा। अगर मान लेते अगर तमिल को कोई हर्ट करता है या तमिल को कोई मारता है तो उतना कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन बुद्धिज्म को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। क्यों? क्योंकि बस इतना ही था कि मेजोरिटी था उनका, बस यही फ़ायदा था। मतलब बार बार वही आ जाता है, मेजोरिटिनिज्म का कंसेप्ट की वजह से इनको फ़ायदा मिल रहा था और जो माइनॉरिटी थे उनको दबाया जा रहा था। तो ये तो बात है। आप कब तक दबाइएगा किसी कम्युनिटी को? आप जब दबाइएगा तब तक दबा सकते हैं जब तक वो दब रहा है, लेकिन ऐसा वक्त आ जाता है कि वो कम्युनिटी वाला अगेंस्ट हो जाता सरकार के, क्योंकि आप जो जान रहेगा आप उसको सब चीज़ से बर्खास्त करते जा रहे हैं, तो वो कब तक आपका सप्रेशन सहेगा? तो वही हाल यहाँ पर हुआ। सहते 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 बोलते हैं ना, मटका भर जाता है गुनाहों का तो एक बार फटता है, जब फटता है तो बहुत खतरनाक फटता है। वही हाल वहाँ पर हुआ। बस गुस्सा भरा जा रहा था, एक ना एक वक्त तो निकलना था भड़ास। तो वही भड़ास निकला, मतलब वहाँ का उन लोगों का क्रोध स्टार्ट हुआ निकलना वहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ। तो स्टार्ट क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पे जो लोग जो थे तमिल जो थे वो स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। अब मतलब अब जो सिन्हेला और जो तमिल के बीच का रिलेशन जो था अब तनातनी वाला स्टार्ट हो गया था। मतलब वो उसको देखना नहीं पसंद कर रहा है और ये इसको देखना पसंद नहीं कर रहा है। और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाले जो बीच में आया वो कौन थे? वहाँ के लीडर थे। क्योंकि लीडर के वजह से ही वहाँ पर आप इतना जो तनातनी हो रहा था ये आप देखा। उसके बाद धीरे धीरे ये तनातनी बढ़ते गया। अभी सिर्फ बात से बढ़ रहा था, अब हो गया यहाँ पर कोई बंदूक गोली और मार धार वाला काम स्टार्ट हो गया। मतलब वहाँ सिविल वार स्टार्ट हो गया। सिविल वार और वर्ल्ड वार में आपको फ़र्क बता देते हैं। सिविल वार उसको कहते हैं जिस देश के सिविलियन आपस में, मतलब जिस देश के नागरिक आपस में लड़ने लगे, कम्युनिटी हो या कोई लैंग्वेज की बुनियाद पर, किसी भी बुनियाद पर हो सकता है, आपस में लड़ने लगे, उसको कहते हैं सिविल वार। और वर्ल्ड वार उसको कहते हैं जब एक देश, बहुत सारा देश का ग्रुप एक दूसरे पर लड़ाई कर दे तो उसको कहते हैं वर्ल्ड वार। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया, मतलब श्रीलंका में हो गया सिविल वार। सिविल वार का वजह भी वही है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट जो थी सही से क्या नहीं कर पाई। अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्या नहीं कर पाई? उन्होंने सही से पावर को शेयर नहीं किया। यही चैप्टर सिखा रहा है आपको कि पावर अगर आप पूरा अपने पास रख लीजिएगा तो जो आपके मतलब अदर ग्रुप हैं उनको लगेगा कि हमको कुछ ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जांपल, आपके घर में 4 मेंबर हैं, मतलब 3 भाई 1 बहन है। अगर आपके पापा के पास मान लेते 4 कट्ठा ज़मीन है, अगर 4 कट्ठा ज़मीन पूरे के पूरे एक भाई को दे दिया जाए तो बताइए जो 3 रिमेनिंग जो हैं उनको कैसा लगेगा? उनको यही ना लगेगा कि अरे यार हम तो भाई नहीं हैं, हमको मम्मी पापा तो प्यार नहीं करते हैं, शायद वो अपना होगा, हम लोग पराये होंगे। उनको पराया जैसा फील आने लगेगा। वही काम यहाँ पर हुआ कि मतलब वो भी उस देश के नागरिक थे लेकिन उस देश में उनको जो पावर नहीं दिया गया, जिसके वजह से उनको ऐसा लगने लगा कि हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं देश में, जिसके वजह से स्टार्ट उन्होंने कर दिया अपना एक सेपरेट स्टेट मांगना शुरू कर दिया। उसको कहते हैं तमिल एलम। एलम का मतलब होता है स्टेट
उन्होंने बोला चले भाई अब हमको कुछ पावर नहीं दे रहे तो हमको जहाँ पर रह रहे हैं उस एरिया दे दीजिए, हम वहाँ पर अपना ज़िंदगी बसर कर लेंगे। उन्होंने डिमांड कर दिया तमिल एलम, मतलब अपना इंडिपेंडेंट स्टेट मांगना शुरू कर दिया कि हमको एक स्टेट दे दीजिए, हम लोग जो तमिल है वहाँ पर अपना कानून लाएंगे, अपना चलाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना डिमांड करने लगे एक इंडिपेंडेंट स्टेट तमिल एलम का उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सिविल वार वहाँ पर छिड़ गया। लगभग दोनों कम्युनिटी से लगभग हज़ारों लाखों लोग मारे गए। आपको मालूम होना चाहिए, आप इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा, जब देश आज़ाद हुआ था श्रीलंका तो खूब डेवलप कर रहा था, लेकिन जैसे वहाँ के लीडर के पास लालच का भाव आ गया, सिर्फ अपने कम्युनिटी के सोचने का भाव आ गया, जिसके वजह से वहाँ पर अब इतना भयानक डिस्ट्रक्शन हुआ। जो डेवलपिंग कंट्री था वो इतना अच्छा इकोनॉमिक में ग्रोथ कर रहा था, जैसे सिविल वार स्टार्ट हुआ उसका इकोनॉमी जो है श्रीलंका का इतना ख़राब हो गया। जो आप मालूम है ये हाल फिलहाल ही ख़त्म हुआ, 2009 के आसपास यहाँ का जो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ। तो सोचिए, अगर आप पावर को सही तरीके से बांटते नहीं हैं तो आपका देश का जो नागरिक है, मतलब आपके देश के जो अलग अलग इथनिक कॉम्पोजिशन के ग्रुप हैं, उनमें किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, आप इसके माध्यम से आप श्रीलंका के केस स्टडी के हिसाब से आप समझ चुके होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग क्यों रखा गया। अगर पावर को आप रिस्टोर कर लेते हैं, सिर्फ एक ही ग्रुप के पास रखते हैं, तो जो अदर माइनॉरिटी ग्रुप है उनको ऐसा लगता है कि हमको क्या किया जा रहा है, भेदभाव वाला काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपस में कम्युनिटी के बीच में तनाव पैदा हो जाता है। तो ये सरकार, ये लीडर को होना चाहिए कि अच्छा लीडरशिप निभाए, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक नागरिक, एक कम्युनिटी का पावर नहीं रहता है, उसके पास सभी देश में सभी नागरिक आते हैं, भले अलग अलग कम्युनिटी के क्यों ना हो, आप पूरे देश को सभी को एक साथ लेके चलिए, अलग अलग रिलीजियस को लेके चलिए। ये आपका, इससे हमको सीख में लेना चाहिए श्रीलंका से कि अगर कोई और देश भी जो ऐसा काम कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए। आपको श्रीलंका से सीख लेना चाहिए कि जिस तरीके से श्रीलंका में ये गलती करके इतना बड़ा सिविल वार हो गया, जिसकी वजह से बेगुनाह कितने लोग मारे गए, ये काम होना नहीं चाहिए फिर दोबारा। तो आज ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, पावर शेयरिंग का, श्रीलंका का केस स्टडी। अगला केस स्टडी स्टार्ट होगा बेल्जियम का, नेक्स्ट पार्ट 3rd में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।